आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है हमारा क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को समझना है तो सबसे पहले देखिए, जैसे लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसी तरह से ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन है, जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन जो रहेगा ग्राफ में उसका लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ में इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसका एक लाइन आएगा फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से एक लाइन आएगा, दो लाइन आएगा। अब दो लाइन सेम ग्राफ पर रहेगा, सेम ग्राफ पर दो लाइन रहेगा तो दोनों लाइन किस तरह से रह सकता है, दोनों लाइन जब ग्राफ में रहेगा, दो लाइन सेम ग्राफ पर रहेगा तो दोनों किस तरह से रह सकता है। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन पॉसिबल है। देखिए, या तो हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो चांस ये बन रहा है, दूसरा क्या चांस बन रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा, ये दूसरा सिचुएशन है। और तीसरा सिचुएशन है कि एक लाइन जो आया दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाए, थर्ड सिचुएशन है। तो ये तीन ही सिचुएशन हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या दोनों लाइन एक दूसरे पर रहेगा, जिसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पैरेलल लाइन, और ये है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो देखिए, जब इंटरसेक्टिंग होगा तभी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी आएगा तो हम लोग को होगा यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन जब रहेगा, दोनों लाइन कहीं ना कहीं कटेगा तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ तो कट रहा है एक जगह में, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि दोनों लाइन कभी भी नहीं कटेगा, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जब कटेगा ही नहीं तो इसमें आंसर नहीं निकलेगा, यानी कि ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, इसमें देखिए ध्यान से, हर एक बिंदु पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, हर एक बिंदु पर इंटरसेक्ट हो रहा है या हर एक बिंदु पर टच हो रहा है। तो इस स्थिति में इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। उसी तरह से यहाँ कंडीशन क्या था नो सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह का सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा। और मेनी सॉल्यूशन का क्या बताए थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो मेनी सॉल्यूशन होता है। उसके बाद एक चीज़ और बताए थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन हो, जिसमें सॉल्यूशन मिलता हो, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इस चैप्टर में इतना बात आप लोगों को याद रखना है ग्राफ को समझने के लिए। तो ये तीन सिचुएशन पॉसिबल है।
अब देखिए ग्राफिकल मेथड को समझना है तो एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं कि ग्राफिकल मेथड से आखिर कोई क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो ये समझने के लिए हम लोग इस इक्वेशन से बनाएंगे। देखिए आप लोग करना क्या है, ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखिए x + 3y = 6 और यहाँ x या y किसी का वैल्यू निकालने के लिए सबको एक तरफ कर देंगे और x और y, x चाहे y दोनों में से किसी एक को सेपरेट कर देंगे। तो मान लीजिए कि x निकालना है तो x कैसे निकलेगा, 6 - 3y। तो इसमें अगर y का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे तो x निकलेगा, x निकल जाएगा। अब इसके लिए एक टेबल बनाइए, x y, इस तरह से हम लोग का टेबल बन गया। अब इस टेबल में हम लोग को यहाँ पर y का वैल्यू रखते जाना है और देखना है कि x का वैल्यू कितना आ रहा है। अब मान लीजिए देखिए y का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0, y का 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 0 3 जा 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो अगर y 0 रखते हैं तो x कितना आता है, 6, y 0 रखने से x 6। अब y 1 रख के देखिए, यहाँ 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 3 जा 3, 6 - 3 कितना होता है, 3। तो जब y हम लोग 1 रखते हैं तो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 रख के देखिए y 2 रखते हैं तो 2 3 जा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 0। तो इस तरह से हम लोग को मिल रहा है। माइनस में भी हम लोग रख सकते हैं, -1 -2 इस तरह का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, या प्लस में भी रख सकते हैं। मान लीजिए 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 6 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का टेबल। ये इक्वेशन 1 का टेबल बन गया। इसी तरह से हम लोग को इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बनाना है। तो अब हम लोग करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 2x - 3y = 12। अब मान लीजिए x निकालना है तो क्या करेंगे, 2x = 12 - 3y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3y। उसके बाद x = कितना हो जाएगा, 12 + 3y / 2, यहाँ वाला 2 यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को x निकालने के लिए एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं इक्वेशन 2 का। अब देखिए y का वैल्यू रखिए, y अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 3 जा 0 हुआ, 12 + 0 12। 2 का टेबल में 12 कितना बार में मिलेगा, 6 बार में। तो y अगर 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, 6 आएगा। तो y 0 रखेंगे तो x 6 आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रफ में कर सकते हैं इस तरह से कि 12 + 3 और y का वैल्यू कितना रखने बोले हैं, 0। तो यहाँ रखिए 0 और / 2। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि 12 + 3 × 0 0 / 2। 12 में 0 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 12 और 2 से काट दीजिए तो 6 आ जाएगा। ऐसे इसको मन में ही करने का आदत बनाना है, उससे ठीक होगा, क्योंकि बार बार कितना रफ कीजिएगा। अब देखिए दूसरा वैल्यू रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं। 1 रखेंगे, 1 3 या 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 से 15 कटेगा क्या, तो 2 से तो 15 नहीं कटता है, नहीं कटेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। नहीं कट रहा है तो हम लोग y = 1 नहीं लेंगे। अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हम लोग y = 2 लेते हैं। 2 3 जा 6, 12 और 6 कितना होता है, 18। 18 तो कटेगा 2 का टेबल में, तो हम लोग 2 ले सकते हैं। तो y का 2 ले लिए तो 2 3 जा 6 और 12 18, 2 का टेबल मिलेगा 9 बार में, तो आ जाएगा 9, x आ जाएगा 9। अब मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद अगर 4 लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 12 24, 2 से 12 होगा, तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे, माइनस में हम लोग लेते हैं। अब -1 लेंगे तो -1 3 जा -3,
12 में -3 करेंगे तो 9 बचेगा, जो कि 2 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ y के लिए अगर हम लोग -2 रखते हैं तो -2 3 जा -6 हो जाएगा। 12 - 6 6 और 2 का टेबल में मिलेगा 3 बार में। तो अगर -2 रखते हैं y तो ये मिलेगा 3। और ये सारा वैल्यू आप लोगों को सही सही रखना पड़ेगा। एक भी वैल्यू अगर आप लोग गलत करते हैं तो फिर आपका इक्वेशन सही नहीं बनेगा, लाइन सही नहीं आएगा, लाइन आपका स्ट्रेट नहीं आएगा। लाइन बीच में टेढ़ा हो रहा है अगर तो समझ जाइए कि वैल्यू कुछ गलत हो गया है। और देखिए और क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, -2 रख लिए, -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ से 3 बचेगा। ऐसे तो 2 से डिवाइड करके 1.5 ले सकते हैं, लेकिन उसको मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। -4 लेते हैं तो -4 3 या -12 और +12 -12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही बचेगा। इसलिए अगर हम लोग y -4 लेते हैं तो x कितना आ रहा है हमारा, x आ रहा है 0। तो ये वैल्यू हो गया हमारा इक्वेशन 1 से और वो वैल्यू हो गया इक्वेशन 2 से। अब इन दोनों वैल्यू को ग्राफ में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू हम लोग का आया था इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इस वैल्यू से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से बनाइए। देखिए दोनों को साथ साथ लेकर मत चलिएगा, पहले इक्वेशन 1 का क्लियर कीजिए, उसके बाद इक्वेशन 2 में आइएगा। पहले इक्वेशन 1 देखते हैं। ग्राफ तो इस तरह का आप लोग को बनाने आता ही होगा। देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस है जिसमें कि इधर x है, इधर x डैश है, इधर माइनस में रहेगा और इधर प्लस में रहेगा। इसी तरह से ये y एक्सिस है, इसमें प्लस में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, इसमें माइनस में रहेगा नीचे वाले में। और 0 जो है सबके लिए यही रहेगा, x का 0 भी यही है, इधर से देखिए x का 0 और इधर से देखिए y का 0। अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए x 6 है तो y कितना है, 0। तो x का 6 यहाँ है और y का 0, 0 तो सबका यही है। जब y का 0 ये है, x का 6 ये है, तो यहाँ पर बिंदु लगेगा, ये बिंदु लगेगा, ये पॉइंट लगेगा। उसके बाद देखिए x कितना है 3, y कितना है 1। तो देखिए y का 1 यहाँ है और x का 3 यहाँ है, तो 1 के सीध में इधर चले जाइए और इधर 3, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर बिंदु लगेगा। ऐसे ये करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। उसके बाद देखिए x का 0 y का 2, x का 0 यहाँ है, y का 2 कहाँ है, यहाँ है, ये हुआ y का 2। अब उसके बाद x का -3 y का 3, x का देखिए -3 और y का कितना है 3, तो ये -3 से ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लोग को मिला, A B C और D, ये 4 पॉइंट मिला। आप इसको इसके लेके मिला दीजिए इस तरह से, तो ये लाइन बना। ये लाइन किसका है, इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 1 का ये लाइन बना है हम लोग का। अब इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। जब इक्वेशन 1 का बन जाए तब पहले लाइन खींच लीजिए, उसके बाद इक्वेशन 2 में आइए। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x का 6 0, तो x का 6 कहाँ है, यहाँ है, और y का 0 कहाँ है, यहाँ है, तो 6 0 यहाँ पर लगेगा। y का 0 है, ये y का 0 और x का 6, तो जो पहले मिला था 1 पॉइंट वही पॉइंट इस बार भी मिल रहा है। दूसरा कहाँ है, दूसरा है x का 9 y का 2, तो x का 9 देखिए यहाँ है और y का 2 कहाँ है, y का 2 यहाँ है, तो इसको ले जाइए इस तरह से और 9 के ऊपर में यहाँ पर बिंदु लग जाएगा, 9 के ऊपर में। उसके बाद देखिए x का 3 और y का -2, तो x का 3 यहाँ है और y का -2 कहाँ है, यहाँ है y का -2, तो यहाँ पर बिंदु लग जाएगा, x का 3 y का -2। उसके बाद देखिए x का 0 y का -4, x का 0 यही है, x का 0 है, y का -4 यहाँ है, तो 0 और ये -4। तो इधर से हम लोग को कुछ वैल्यू मिल गया। ये तो a लिखा ही हुआ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। b c d हो गया था, ये हम लोग कर देते हैं e f
और ये G। अब इसको भी मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, तो इस तरह से ये मिल जाएगा। और ये लाइन किसका है? इक्वेशन 2 का है। अब देखिए इतना हो गया। अब दोनों लाइन एक जगह कट रहा है, जहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है वही पॉइंट हम लोग का आंसर होगा। तो इस पॉइंट में कट रहा है तो यहाँ से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है x का 6 y का 0, ये पॉइंट है 6 0। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a है ये और 6,0। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा आंसर। इस पॉइंट में x कितना है 6, y कितना है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x = 6 और y = 0। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और हर एक पॉइंट का आप उसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। जैसे ये b जो पॉइंट था 3 1 और x का पहले लिखते हैं तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 1। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हर एक पॉइंट का। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड में सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन से वैल्यू निकालना है और इस तरह से टेबल में रख लेना है, कम से कम 3 या 4 वैल्यू। उसके बाद इक्वेशन 2 से निकालना है 3 या 4 वैल्यू। उसके बाद दोनों को ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशन का अलग अलग लाइन आएगा, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कटेगा वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। उस पॉइंट में x का वैल्यू जितना है, y का वैल्यू जितना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको ग्राफ में बनाइएगा। ग्राफ में नहीं बनाइएगा तो लाइन सीधा नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा, उसमें सही आंसर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ कटना चाहिए वहाँ नहीं कटेगा। इसलिए आप लोग ग्राफ में बनाइएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि लाइन थोड़ा टेढ़ा हुआ है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग ग्राफ में नहीं बना रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस हर जगह मेंटेन नहीं हो पाता है ग्राफ में नहीं बनाने से, और इसलिए लाइन पूरा स्ट्रेट नहीं आ पाता है। इसलिए हम आप लोग को बोले हैं कि ग्राफ में बनाइएगा। देखिए ग्राफिकल मेथड का हम लोग का एक्सरसाइज है 3.2, NCERT में 3.2 एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड से है। तो यही एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट 1 का 1 नंबर क्या कहता है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसमें क्लास 10 के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं बॉयज़ की तुलना में 4 अधिक हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में भाग लेने वाले बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकालना है कि कितने बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं क्विज में भाग लिए हैं। तो हम लोग को क्या कहा गया है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं और उसमें से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x। बॉयज़ का संख्या हो गया x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। तो नंबर ऑफ बॉयज़ x हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गया। अब इससे हम लोग को इक्वेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितने स्टूडेंट क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट। और स्टूडेंट बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके कितना होना चाहिए? 10 स्टूडेंट होना चाहिए। तो बॉयज़ कितने हैं? x, गर्ल्स कितने हैं? y, और दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में? नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो गर्ल का जो संख्या है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 गर्ल्स अधिक हैं। तो इधर देखिए ये बॉयज़ हो गया और ये गर्ल्स हो गया। अब क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। बॉयज़ से गर्ल का संख्या 4 ज़्यादा है, तो ये तो 4 ज़्यादा है और हम लोग को क्या करना है? बराबर। तो बराबर करना है तो किसको हम लोग 4 ज़्यादा करेंगे, किसको 4 प्लस करेंगे? ये तो पहले से 4 अधिक है ना, तो हम लोग इसको 4 प्लस करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो
तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए x है, y को इधर ले आइए माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ये 4 इधर जाएगा -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड से बनाना है इस क्वेश्चन को, तो ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए इन दोनों से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला से फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x या y किसी को हम लोग अकेला करना चाहते हैं, तो यहाँ x को सेपरेट करते हैं, x इक्वल टू 10 पहले से है इधर, y पीछे चला जाएगा 10 माइनस वाई, तो ये बन गया। अब इसका टेबल बनाते हैं। अब देखिए इसमें कितना कितना रख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि y हम लोग 2 रखते हैं, y 2 रखेंगे तो x कितना आएगा, 10 माइनस 2 कीजिए 8, और 4 रखते हैं, y 4 रखते हैं तो 10 माइनस 4 6। इसी तरह से और भी वैल्यू हम लोग चेंज करके रख सकते हैं। 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद और क्या रखें, 8 रख लेते हैं, 8 रखेंगे तो 10 माइनस 8 2। इस तरह से हम लोग को 4 वैल्यू मिल गया। माइनस में भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन जब सीधा सीधी है, सिंपल है, प्लस में रखने से बन रहा है तो माइनस में क्यों लें। तो ये इक्वेशन 1 का वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 का देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब इसमें x या y किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो x का निकालिए, x इक्वल टू -4 है और माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या होगा +y, तो -4 + y, ये हो गया x का वैल्यू। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे तो x का मालूम हो जाएगा। देखिए y का रखते हैं, y का पहले 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, -4 + 0 क्या रहेगा, -4 ही रहेगा। उसके बाद देखिए कुछ अलग वैल्यू रख के देखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो -4 + 2 कितना आएगा, -2 आएगा, तो ये -2 हो गया। अब 4 रखते हैं +4, अगर इसका +4 रखते हैं तो +4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए 6 रखते हैं तो 6 -4 + 6 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगा। अब दोनों वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1 का भी मिल गया, इक्वेशन 2 का भी मिल गया। तो फर्स्ट नंबर जैसा बताए हैं वैसा आप लोग ग्राफ बना के ग्राफ कॉपी में इसको रिप्रेजेंट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए। 1 का 2 नंबर जो है इसमें क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। मान लीजिए कुछ पेंसिल है और कुछ पेन है, तो 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट जो है 50 है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 है, तो 1 पेंसिल और 1 पेन का क्या कॉस्ट होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट ₹50 है और 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट ₹46 है, तो 1 पेन और 1 पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दैट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं x एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल, और पेंसिल का क्या मान है x, तो 5 पेंसिल का 5x हो गया और 7 पेन का 7y हो गया, इक्वल टू कॉस्ट कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। देन अब देखिए 7 पेंसिल का कितना होगा 7x, 5 पेन का कितना होगा 5y इक्वल टू 46। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 5x + 7y इक्वल टू 50। 5x इक्वल टू 50 - 7y और x इक्वल टू कितना होगा 50 - 7y बाय
5। तो ये x निकालने के लिए इक्वेशन बन गया। अब इससे एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिए y का वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को x का मालूम होगा। y का रखिए, अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा 50, और 5 से 50 कितना बार मिलता है 10 बार में। तो अगर y 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर रख के देखिए, 2 रखिएगा, 2 7 जा 14, तो 50 में 14 घटाइएगा तो 5 से तो नहीं जाएगा। 1 रखिए, 1 7 जा 7, 50 में 7, 43 वो भी नहीं जाएगा 5 से। 3 रखिए, 3 7 जा 21, उसमें भी नहीं होगा। 5 रखिए, 5 7 जा 35, 5 रखिए y का, 5 7 जा 35, 50 में 35 घटेगा, 15 बचेगा, 5 से चला जाएगा 3 बार में, तो इतना हो गया। उसके बाद और क्या रख सकते हैं हम लोग, और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। 5 रखे थे, 6 7 जा 42 नहीं होगा, 7 7 जा 49 इसमें भी नहीं होगा, 8 7 जा 56 नहीं होगा, 9 7 जा 63, 10 7 जा 70 इसमें होगा। तो 10 रख के देखिए, जब 10 रखेंगे y के लिए तो 10 7 जा 70, 50 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, -20, और 5 से कितना बार में जाएगा 4 बार में। 5 से 24 बार में मिलेगा, -20 था इसलिए -4। तो ये 3 वैल्यू आ गया। और ये जो इक्वेशन है इसमें और वैल्यू रखेंगे हम लोग तो ज़्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 3 वैल्यू में भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग इतना ही में बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 7x + 5y = 46। तो 7x = 46 - 5y, x = क्या होगा 46 - 5y / 7। और इसका भी टेबल बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 46, 7 से तो नहीं जाएगा तो 0 नहीं रखेंगे। 1 रखेंगे 41 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे 36 नहीं जाएगा, 4 रखेंगे 4 5 जा 20 तो 26 बचेगा, उसमें भी नहीं होगा। 5 रखेंगे 5 5 जा 25, 25 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 घटाएंगे तो 21 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं 5, y का 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, 46 में से 25 घटाइएगा तो बचेगा 21, जो कि 7 का टेबल में चला जाएगा 3 बार में। समझ में नहीं आ रहा था आप ऐसे कर सकते हैं, 46 माइनस यहाँ पर क्या रख रहे हैं 5, 5 5 जा 25, 25 माइनस कीजिए, माइनस करने से कितना बचता है 21, और नीचे कितना है 7, तो 7 से 3 बार में चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से 5 रखने से आ जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 6 रखते हैं, 6 5 जा 30, 30 घटाएंगे नहीं होगा। 7 5 जा 35 नहीं होगा। 8 5 जा 40 इसमें भी नहीं होगा। 9 5 जा 45 नहीं होगा। 10 5 जा 50 इसमें भी नहीं होगा। 11 5 जा 55 नहीं होगा। 12 में हो जाएगा। देखिए 12 रखते हैं y का तो 12 5 जा क्या होगा 12 5 जा 60। अब 46 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा -14 बचेगा। और 7 से कितना बार मिलेगा -14, 2 बार में मिलेगा। -14 है तो -2 हो जाएगा 7 से, 7 2 जा -14। उसके बाद देखिए और वैल्यू हम लोग एक वैल्यू कम से कम और रखते हैं, -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 जा 5, 46 + 5 51। 7 का टेबल मिलता है क्या, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब -2 रखते हैं। -2 रखेंगे यहाँ पर तो 5 2 जा 10 हुआ, माइनस माइनस प्लस 46 और 10 कितना होता है 56। तो y कितना रखे हैं हम लोग -2, और ये पूरा ऊपर वाला कितना बन गया 56। 7 का टेबल में कितना बार मिलता है 8 बार में। तो इस तरह से हम लोग को वैल्यू मिल गया। ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का है। तो इन दोनों वैल्यू से आप ग्राफ बनाइए। इसका एक लाइन आएगा, इसका एक लाइन आएगा, दोनों लाइन जहाँ कटेगा
वहाँ x और y का आपको वैल्यू मिल जाएगा। जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बराबर जितना x का था और कॉस्ट ऑफ ईच पेन बराबर जितना y का था। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सोचना है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, वैल्यू ले लेके रफ में बना के देखिएगा, क्योंकि वैल्यू आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। एक भी वैल्यू गलत होगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग रफ में उसको बना के परफेक्ट वैल्यू निकालिएगा। माइनस प्लस में भी गलती नहीं करना है। और हार्ड लग रहा होगा तो हार्ड वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो हार्ड नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो हार्ड भी इजी लगेगा, सब आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो ये इससे जो लीनियर इक्वेशन का जो लाइन बनता है, ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन बनता है वो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, यही आप लोगों को पूछा गया है। तो कंडीशन को याद रखना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। और शुरू में जब इंट्रोडक्शन हो रहा था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, आज का वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम बताए हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 से किस तरह से रिलेटेड है, आप लोगों को बताए हैं। पहले भी वीडियो आ चुका है, उसमें भी बताए हैं। यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इसमें क्या करना है, A1 A2 लिखिए। A1 कितना है, 5 है। A2 कितना है, 7 है। उसी तरह से B1 कितना है, -4 है। B2 कितना है, 6 है। उसके बाद देखिए C1 कितना है, 8 है और C2 कितना है, -9 है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे सबसे पहले। A1/A2 तो A1/A2 कितना आएगा, 5/7। कटेगा तो नहीं है, तो नहीं कटेगा तो इतना ही होगा। अब निकालते हैं हम लोग B1/B2। B1 कितना है, -4 और B2 कितना है, 6। तो काटेंगे ये, इतना हो जाएगा -2/3। B1/B2 आ रहा है -2/3 और A1/A2 आ रहा है 5/7। तो दोनों ये तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो तीसरा हम लोग को देखने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं हम लोग A1/A2 ≠ B1/B2। और जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन में कैसा लाइन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आता है। यहाँ पर हम लोग को लाइन पूछा गया है। हालांकि हम लोग यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन यहां पर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कंडीशन को देखना है और कंडीशन के आधार पर हम लोग को लिखना है कि लाइन कैसा होगा। अब मान लीजिए, ये तो बता चुके हैं बार बार, फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ इक्वल आ गया। जब A1/A2 = B1/B2 हो गया और ये नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ, दोनों बराबर है तो तीसरा देखना पड़ेगा। और तीसरा में या तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। यहाँ नॉट इक्वल हो रहा है। एक और सिचुएशन क्या बनता है, A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल रहेगा और ये तीसरा भी इक्वल। तो इस स्थिति में जब तीसरा इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन होता है। और मेनी सॉल्यूशन में कैसा लाइन आता है, कोइंसिडेंट लाइन। उसी तरह से ये नो सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन में कैसा लाइन आता है, पैरेलल लाइन आता है। तो आप लोगों को इस तरह से कंपेयर करके बताना है कि जो इसका लाइन बनेगा इक्वेशन का, वो लाइन किस तरह से होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो
ये सब क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इतना याद रखिएगा कि ये दोनों इक्वल है तो तीसरा भी निकालना है, ये दोनों नॉट इक्वल है तो इतना ही में लिख देना है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा ये बताना है। तो देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 से बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। सबसे पहले A1/A2 लिखिए। A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3, C1 कितना है। तो देखिए C1 तो इधर ला के होगा ना, अगर किसी इक्वेशन में उधर है तो उसको इधर ला के कीजिएगा, इधर ला के C1 कितना हो जाएगा -5 और C2 कितना हो जाएगा -7। तो देखिए A1/A2 कितना होगा 3/2, कटेगा तो नहीं, यही रह जाएगा। B1/B2 देखिए कितना होगा 2/-3। तो क्या दोनों इक्वल है, पहले देखिए 2/3 और 3/2 दोनों इक्वल है क्या, तो दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है तो हमको तीसरा देखने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो। यूनिक या मेनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा। देखिए या तो मेनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये याद रखना है। और नो सॉल्यूशन जब होगा तो नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होगा और मेनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा। यानी कि जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। आप सीधा सीधी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट लिखना है, बाकी सब में कंसिस्टेंट लिखना है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनाना है। अब ये सब भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने से इक्वेशन सिंपल बन जाएगा। जब ये सिंपल हो जाएगा तब इसमें से A1/A2 B1/B2 C1/C2 लिख लीजिएगा। बाकी सब क्वेश्चन तो इजी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो आज इतना ही कीजिए, ये सब होमवर्क में कर लीजिए और ग्राफ वाला को नोट कर लीजिएगा और फिर उसको ग्राफ में बनाइएगा। ग्राफ कॉपी लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी इसी तरह का कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन बाद में ग्राफ में उसको बनाना पड़ेगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, ग्राफिकल मेथड समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।